नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्र दमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा को लेकर के लगातार सरगर्मी है और आपकी जो प्रवेश परीक्षा के परिणाम है वो घोषित कर दिए गए हैं। आपका जो टेंटेटिव इंटरव्यू का साक्षात्कार का जो शेड्यूल है, संभावित तिथि है, वो आपको जानकारी उसकी हो चुकी होगी। किस दिन और किस समय आपको कहाँ पर आना है ये आप जानते होंगे। कहाँ पर आना है कि जब बात करें तो जो भी आपका विभाग है, जो भी आपका संबंधित विभाग है, वहाँ पर आपको उपस्थित होना है। मसलन आप लॉ के हैं तो आपको लॉ फैकल्टी में आना है, आप साइंस के हैं तो आपको साइंस फैकल्टी में आना है। इस प्रकार से आपको आपके युक्त जगह पर रिपोर्ट करना है। अब जो सबसे बड़ा एक सवाल है, और चूंकि पुराने वीडियो मैंने कहा था रिसर्च प्रपोजल को लेकर के, तो रिसर्च प्रपोजल को लेकर के आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल में एक जो आदर्श रिसर्च प्रपोजल है, एक जो मॉडल रिसर्च प्रपोजल है, कैसे बनना चाहिए, उसमें क्या चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए, किस प्रकार कितने पन्नों का बनना चाहिए, किस माध्यम में बनना चाहिए। पीपीटी को लेकर के आपके सवाल लगातार आ रहे हैं, पीपीटी को लेकर के बात करेंगे। प्रेजेंटेशन को लेकर के बात करेंगे कि किस प्रकार से पेश किया जाए और क्या उसमें विशेष होना चाहिए, जो मैंने पुराने वीडियो में कहा था कि कुछ विशेष होना चाहिए। मेरे पास ढेर सारे रिसर्च प्रपोजल है मेरे पास में। मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं अपने रिसर्च प्रपोजल की बात बताऊं, 2019-20 बैच का मेरा पीएचडी का इनरोलमेंट था और उस समय मुझे याद आता है कि 15 से 20 पेजेस का वो रिसर्च प्रपोजल था। और चूंकि मैं लॉ का छात्र रहा हूँ इसलिए सेडिशन पे, राजद्रोह पे मेरा रिसर्च प्रपोजल था। खैर वो अलग है कि एक ये भी यहाँ पर लगे हाथ में बता दूँ कि जिस टॉपिक पर आप रिसर्च प्रपोजल बना करके ला रहे हैं उसी टॉपिक पर ही आप शोध करेंगे। ऐसी कोई बाध्यता अनिवार्यता नहीं है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो आपने रिसर्च प्रपोजल इंटरव्यू के दौरान दे दिया उसी टॉपिक पर ही आपको शोध करना पड़ेगा। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जो मेरी जानकारी में है, एक शोध छात्र होने के नाते, पूर्व शोध छात्र होने के नाते मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा आप रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़ा सा आसानी अपने को दे सकते हैं कि अभी जो आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा जा रहा है वो केवल ये देखने के लिए मांगा जा रहा है कि आप किस स्तर के शोध छात्र हो सकते हैं, आप किस स्तर से किसी प्रॉब्लम को हाइपोथिकेट कर पा रहे हैं, आप किस स्तर से रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं, आप किस प्रकार से रिसर्च क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। तो वैसे ही एक आपका आकलन मात्र करना है। ऐसा नहीं है कि जो आप शोध का जो टॉपिक आज लेकर के प्रपोजल में लेकर के आ जाएंगे उसी पर आपको शोध करने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। जब फाइनल आपकी डीआरसी होगी, जब डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी की बैठक होगी और उस डीआरसी में आप जो बाद में रिसर्च प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, जो बाद में अपना प्रपोजल लेकर के आएंगे, शोध आपको उसी पर करना होगा जो बाद में पारित होगी। अभी के इंटरव्यू के रिसर्च प्रपोजल का मतलब केवल और केवल आपके शोध के बुद्धिमत्ता का, आपके जो आपका बोध है, जो आपका ज्ञान है शोध को लेकर के, केवल उसका एक आकलन करना है। अब जैसा एक जो उसकी मैं प्रपोजल की बात करूं, सबसे पहले आपको आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना होता है। सबसे पहले आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखिए, परिचय लिखिए। मेरे पास किसी का प्रपोजल है, उसने यूथेनेसिया के विषय में लिखा हुआ है, सोशियो लीगल डायमेंशंस के बारे में, जिसको इच्छा मृत्यु कहते हैं, स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन लीगल रजीम। तो सबसे पहले आप उसका परिचय लिखिए और परिचय लिखते समय प्रयास करिए कि उस विषय पर अगर किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने, किसी बड़े दार्शनिक ने, किसी बड़े जानकार ने अगर कुछ कोट दिया है, कुछ ऐसा किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी निषद में, उपनिषद में कुछ ऐसी बात लिखी हुई है, किसी भी विषय के हो सकते हैं आप, इंग्लिश के, साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, किसी के भी, मैं लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ अकेले। वहाँ पर आप सबसे पहले प्रयास करिए ऊपर एक कोट दे दीजिए, मतलब किसी एक बड़े व्यक्ति के हवाले से एक अपनी बात कह दीजिए। उसके बाद आप उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखिए, प्रयास करिए कि 1 से 1.5 पन्ने में उसको ख़त्म कर दीजिए। फिर प्रयास करिए कि जो दूसरा टॉपिक है वो हिस्ट्री का। आप ये देख लीजिए कि जो विषय आप लिख रहे हैं रिसर्च प्रपोजल में, उसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसकी क्या है, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है क्या रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लिख सकें। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब पाषाण काल और पूरा पाषाण काल से नहीं है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि 2024 में अगर आप वो बात लिख रहे हैं तो 2010 में, 2090 के दशक में जो चीज़ें हुई वो भी उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ऐसा नहीं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब एकदम से सिंधु घाटी सभ्यता के समय का। तो जो भी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, परिचय के बाद उसको लिखने का प्रयास करिए। इंट्रोडक्शन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसकी अगर कुछ डेफिनीशन आप लिख सकते हैं, अगर उसको कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। उसके बाद अगर उसमें कुछ किसी का व्यू आप देना चाहते हैं, ये सब सारा का सारा जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन में ही आएगा। अगर आप किसी का विशेष व्यू देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर आपकी कुछ ऐसी
अगर आप कुछ ऐसा शोध करना चाहते हैं जो किसी एक खास कंट्री के पर्सपेक्टिव में है, किसी खास स्टेट के पर्सपेक्टिव में है, तो अगर किसी खास स्टेट के पर्सपेक्टिव में है तो प्रयास करिए कि भारतवर्ष के अन्य राज्यों में उस विषय पर क्या राय है, उस विषय पर क्या मामला है, क्या व्यवस्था है, उसको लिख सकें। और अगर आप किसी राष्ट्र के रेफरेंस में करना चाहते हैं तो आप ये प्रयास करिए कि 2-3 अन्य राष्ट्रों के विषय में थोड़ा थोड़ा सा लिख दीजिए कि वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के क्या स्थिति है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो आपके लिए सबसे जो मतलब इंट्रोडक्शन के बाद, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद जो सबसे आपकी मेन हेडिंग बनेगी वो बनेगी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम की। उसमें आपको अपनी जो प्रॉब्लम है उसको स्टेट करना है। जो समस्या आपको आपके नज़र आती है शोध में, आपके शोध में समस्या मतलब जिस समस्या पर आप शोध करना चाहते हैं उसका स्टेटमेंट आप उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम उसमें वहाँ पर आप लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के बाद जो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उस पर जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है जिसको आपने रिव्यू किया, जिसकी आपने समीक्षा करी है, तो वो इंट्रोडक्शन के बाद, हिस्ट्री के बाद, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिन भी लिटरेचर्स का आपने रिव्यू किया है उस विषय वस्तु पर, वो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखिए। पर और ऐसा नहीं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप 10-20 पेजेस लिख डालिए, वो आप लिखिएगा तब जब आपका फाइनल डिसर्टेशन आप लिख रहे होंगे तब। अभी की स्थिति में आप प्रयास करिए कि 2 पन्ने में, 2.5 पन्ने में उसको लिटरेचर का रिव्यू आप ख़त्म कर दीजिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, जो आपके इस अध्ययन का जो वो है, ऑब्जेक्टिव का मतलब बोलें तो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी लिखिए। तो इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम और रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी लिखने के बाद आप आ जाइए हाइपोथेसिस पे, और आप हाइपोथेसिस को विशेष ध्यान रखिए। मतलब मैं अनुभव से बताऊं और बहुत लोगों से बात करने के अनुभव से बताऊं, अपने जो हमारे समकक्ष लोग रहे, जो हमारे कनिष्ठ लोग रहे, हमारे वरिष्ठ लोग रहे, किसी के भी इंटरव्यू में, किसी भी विषय से आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबसे जो पूछे जाने वाली चीज़ है वो हाइपोथेसिस है। सवाल इस प्रकार से आते हैं कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है, क्या हाइपोथिकेट कर रहे हैं। हाइपोथेसिस का मतलब ये कि आपने जो एक उसका प्रॉब्लम का और प्रॉब्लम के निस्तारण का, उसका निष्कर्ष का जो आपने एक हाइपोथिकेशन किया हुआ है, जो आपने एक सोच कर रखा हुआ है, वो क्या सोचा हुआ है। हाइपोथेसिस पर ही आपका डिसर्टेशन आपको बाद में प्रूव करना होता है। जब मैंने अपना थीसिस लिखा तो उस थीसिस के हर चैप्टर में उसकी जो शुरुआत हुई वो हाइपोथेसिस से रिलेटेड शुरुआत हुई, और उस चैप्टर का जब अंत हुआ तो वो हाइपोथेसिस को प्रूव करते हुए, हाइपोथेसिस को एग्जामिन करते हुए, उसको टेस्ट करते हुए ही वो चीज़ खत्म हुई। तो जो पूरा का पूरा आपके शोध का एजेंडा है वो हाइपोथेसिस की बुनियाद पर टिका हुआ है। इसलिए हाइपोथेसिस बहुत मजबूत रखिए और प्रयास करिए कि उसको संक्षिप्त लिखिए। मसलन 5 लाइन, 7 लाइन, इस प्रकार से अगर आप हाइपोथेसिस लिखेंगे तो वो आपको बताने में आसानी रहेगी। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जिस दिन आप इंटरव्यू देकर के लौटेंगे तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप लिखेंगे कि हाँ, मुझसे मेरे हाइपोथेसिस के बारे में पूछा गया था और मैं अच्छे से बता करके आया हूँ, धन्यवाद। अगर आपको कहना होगा तो कहिएगा। हाइपोथेसिस के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। जो बार बार हम लोग कहते हैं उसमें सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल क्या पूछा जाएगा। सवाल इन्हीं सब चीज़ों से पूछा जाता है कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी। आप डॉक्ट्रिनल रहोगे, नॉन डॉक्ट्रिनल रहोगे, एम्पिरिकल बोलते हैं, नॉन एम्पिरिकल बोलते हैं, कैसी स्टडी आप करोगे, किसके रेफरेंस में करोगे, कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे करोगे। अब कई बार लोग कह देते हैं कि समस्या बहुत छोटी सी होती है, उनकी जो समस्या है वो बहुत छोटी सी है, और कहेंगे कि मैं इसको भारतवर्ष के रेफरेंस में करना चाहता हूँ या उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में करना चाहता हूँ। मेरा एक लखनऊ विश्वविद्यालय का शोध छात्र होने के नाते मेरे अनुभव से मैं बताऊँ तो जो ये आपका स्कोप होना चाहिए बहुत संक्षिप्त होना चाहिए। मैं खुद अपना बताऊं तो मेरा जो शोध का क्षेत्र था वो देवीपाटन मंडल था। मेरा जो खुद का मंडल है देवीपाटन मंडल, जहाँ पर गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती 4 जनपद हैं, चकबंदी का कंसोलिडेशन का था। तो मैंने जो अपना थीसिस लिखा वो मेरा उन्हीं 4 जनपदों के देवीपाटन मंडल पर जो मैंने कलेक्शन ऑफ डेटा किया। और मैं खैर बताना ये सब नहीं कि चीज़ें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन डीआरसी में चूँकि मेरा जो टॉपिक था वो उत्तर प्रदेश को लेकर के था, मुझे लग रहा था कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर लूँगा, इसका सर्वे कर लूँगा। तो मुझे रोका गया कि पूरा उत्तर प्रदेश लेने से वो चीज़ बहुत विस्तृत हो जाएगी और तुम्हें तकलीफ होगी, तो उसको एक मंडल कर दो, एक जनपद कर दो। तो जनपद करना मुझे बिल्कुल उससे संतुष्टि नहीं मिल रही थी, तो मैंने उसको देवीपाटन मंडल कर दिया। हाइपोथेसिस के बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, और जैसे इसकी पहली लाइन उन्होंने लिखी है कि द प्रपोज्ड स्टडी विल बी बेस्ड मेनली ऑन डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल एंड डॉक्ट्रिनल मेथड्स।
यही मान लीजिए आपका रिसर्च प्रपोजल होता तो आपसे सवाल पूछा जाता कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी इस पर क्या रहेगी, तो आप बताते कि मुझे जो शोध करना है वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वो एनालिटिकल रहेगा और डॉक्ट्रिनल मेथड में रहेगा। खूब कायदे से डॉक्ट्रिनल का, एम्पिरिकल का मैं खुद बहुत कंफ्यूज होता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसका जो अंतर है उसको कायदे से पढ़ करके आइएगा। उसके बाद टेंटेटिव चैप्टराइजेशन, आपका जो संभावित चैप्टराइजेशन रहेगा आपकी थीसिस में वो क्या रहेगा। अब चूंकि मैंने पहले कहा कि जो प्रपोजल आप लेकर के आएंगे जरूरी नहीं है कि इसी पर आप शोध करें, इसलिए यहाँ पर भी एक प्रकार से आपको टेंटेटिव चैप्टराइजेशन ही पूछा जा रहा है, संभावित चैप्टराइजेशन ही पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसी अब आपने लिख दिया कि मैं 7 चैप्टर या 6 चैप्टर 8 चैप्टर लिखूंगा, अब बाद में आपको लगा यार नहीं ऐसा नहीं है, अब तो मुझे लग रहा है कि एक चैप्टर कम करना पड़ेगा या एक चैप्टर ज़्यादा करना पड़ेगा और मैंने वहाँ पर तो लिख कर दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अभी डीआरसी तक, जब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा और जब आपकी 6 महीने बाद कोर्स वर्क के बाद डीआरसी हो जाएगी, वो तब जा करके फाइनल होगा कि आपका वास्तविक चैप्टराइजेशन क्या है। तब तक जो आपका ये टेंटेटिव चैप्टराइजेशन है ये टेंटेटिव ही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने अपना चैप्टराइजेशन लिखा हुआ है, तो इन्होंने 7 चैप्टर इसमें पहले शुरुआत में दे दिए कि मैं 7 चैप्टर में काम करूँगा। 7 चैप्टर में इन्होंने पहला इंट्रोडक्शन का रख दिया, दूसरा डेफिनेशन हिस्टोरिकल ओवरव्यू का रख दिया, तीसरा सोशल डायमेंशंस का, प्रॉब्लम प्रोस्पेक्ट का रख दिया, चौथा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव का रख दिया, पांचवा नेशनल पर्सपेक्टिव का रख दिया, छठवां जुडिशियल रिस्पांस का कर दिया और सातवां जैसा होता है सबका होता है कंक्लूजन और सजेशन का। तो आपको भी बस एक टेंटेटिव चैप्टराइजेशन बनाना है कि मान लीजिए अगर मैं इसी पर शोध करता हूँ तो मैं कितने चैप्टर रखूँगा, और फिर से दोहरा दूँ फाइनल डीआरसी में ही होता है। यहाँ पर कोई इस चीज़ से बहुत मतलब नहीं होता है। यहाँ पर मतलब इस चीज़ से होता है, ये भी मैं बता दूँ। अब मान लीजिए किसी ने 10 चैप्टर लिख दिए, तो चूंकि ये बहुत आम बात है कि 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर चलाऊंगे भैया, लेकिन जब 10 चैप्टर लिखा है तो एक बार जो सामने बैठा होता है, साक्षात्कार आपका ले रहा होता है, वो पूछता है कि भैया क्या करोगे 10 चैप्टर में, 10 चैप्टर में ऐसा क्या लिख दोगे। तो प्रयास करिए कि जो सेट नॉर्म्स हैं, आप किसी और का कहीं पर वीडियो देख रहे हैं, आप किसी और से बातचीत करके समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो भैया निवेदन है कि 5 से लेकर के 7 तक के बीच में रखिएगा। बहुत ज़्यादा 10-15 चैप्टर करने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे अंत में आपको आपकी जो प्रपोज्ड बिब्लियोग्राफी है, प्रपोज्ड बिब्लियोग्राफी में आपको जो जहाँ से चीज़ें आपने ली हैं बुक्स के बारे में उसको लिखिए, और जो भी आपको रेफरेंसेस जो भी आपको लिखने हैं, आर्टिकल्स के विषय में लिखना है, जर्नल्स के विषय में लिखना है, वो सब आप अलग अलग प्रयास करिएगा। बुक्स अगर आपने लिखी है तो बुक्स का एक अलग कॉलम बना दीजिए, उसके बाद आर्टिकल जर्नल्स का कॉलम बना दीजिए, उसके बाद अगर आपको कुछ रिपोर्ट्स लगानी है उसका कॉलम बना दीजिए। कोई एक्ट है, कोई कोड है, या कोई न्यूज़पेपर से आपने लिया है, डिक्शनरी से लिया है, इंसाइक्लोपीडिया से लिया हुआ है, मैगजीन से लिया हुआ है, या कोई इंटरनेट की वेबसाइट यूज की हुई है, सब का सब लिख डालिए, सब अलग अलग कॉलम बना करके वैसा लिखिएगा। तो ये तो हो गया आपका रिसर्च प्रपोजल का एक जो मॉडल। एक दूसरा अगर कुछ हम देख लें तो सबसे पहले आपको, जैसा मैंने कहा कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखना होता है, स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम लिखनी होती है। स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम के बाद आप आगे जब बढ़ते हैं तो आपको, लंबा है भैया इनका, काफ़ी लंबा रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी लिखना होता है। आपका जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको हाइपोथेसिस लिखनी होती है, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखनी होती है, और उसके बाद सीधे इन्होंने टेंटेटिव चैप्टर स्कीम शुरू कर दिया, बिब्लियोग्राफी शुरू कर दी। तो अगर मॉडल कहें तो यही है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखना है, स्कोप ऑफ द स्टडी लिखना है, हाइपोथेसिस लिखना है, लिटरेचर रिव्यू लिखना है, और बिब्लियोग्राफी जब आप लिख रहे हैं वहाँ पर बुक्स को, आर्टिकल्स को, जर्नल्स को, एक्ट को, जो भी आपका मतलब जो भी जिस भी विधा के छात्र हो आप उसको देख लीजिए वहाँ से। तो इतनी सी जानकारी मेरी ओर से है रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर के। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके इंटरव्यू के लिए। जो भी हाई स्कूल से लेकर के पीजी तक का आपका दस्तावेज आपके पास ओरिजिनल है उसको लेकर के आइए। पार्ट टाइम पीएचडी के जो लोग होते हैं उनको सीधे राइटअप लिखना होता है, उनको कोई रिसर्च प्रपोजल लेकर के नहीं आना होता है, तो वो बना के लाइएगा। अब बात कर लें पीपीटी जिस समय आपका इंटरव्यू हो रहा होता है, जिस समय उसका जो नोटिफिकेशन अगर आएगा वहाँ नीचे आप लिखा पाएंगे कि आपको पीपीटी लेकर के आना है। मैं ये भी बता दूं कि पीपीटी पर अमूमन प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मेरे कहने से, मेरी इस बात से आप ये अंदाज़ा मत लगाइए कि लेकर के नहीं चलना है। आप पेन ड्राइव में पीपीटी को लेकर के ज़रूर आइएगा, और रिसर्च प्रपोजल अगर पैसा बच रहा होगा तो 3 से 4 प्रति में बनवा लीजिएगा, ताकि एक आपके पास रहे और 2-3 जो आपके सामने साक्षात्कार लेने के लोग बैठे हैं उनको आप वितरित कर दें, ताकि वो उसमें से भर भर के आपसे सवाल पूछ सकें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, उत्साहित होकर के आइए, पूरे मनोयोग से, पूरे मनोबल से आइए, और विश्वविद्यालय में शोध छात्र बनने के लिए आइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
धन्यवाद, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, कुछ भी नया अपडेट होगा लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम।